वेलकम बैक टू ISPCS बज़। आज फाइनली इस वीडियो में हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं और इसी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। इसके मदद से आप समझने के लिए समझ भी सकते हैं और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में टाइम कम है। सारा जो मेंस रेलेवेंट डेटा एग्जाम्पल इस इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में हमारे उपलब्ध है, उसको सीधे रटना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में उतारते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसी के साथ। वी होप यू हैव लाइक्ड दिस सीरीज एज ऑफ नाउ और हम आगे कुछ और इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये चैप्टर नंबर 13 है। दिस ग्राफ बेसिकली शोज द डाइवर्जेंस कि किस सेक्टर में हम लोग ओवर अचीवमेंट कर रहे हैं और किस सेक्टर में हम लोग अंडर अचीवमेंट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो सरकार की प्राथमिकता है, बट स्टिल देयर इज लैगिंग। हम लोग 60% ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में देयर इज ओवर अचीवमेंट 108%। मतलब नॉन टारगेट सेक्टर जो है, जिसका कोई टारगेट नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ हम लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मगर जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात आ रही है, वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कंजर्वेटिव लेंडिंग प्रैक्टिस है, एक धर्रे से चला आ रहा है। एक सोच है कि एग्रीकल्चर में NPA ज़्यादा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा किसी किसी सीजन में ऐसा होता है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है। कई सारा रिसर्च भी ऐसा दिखाता है कि एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल NPAs में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है। सो दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। समय के साथ बदलेगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए NPA सेक्टर वाइज है। एग्रीकल्चर में 23% 2020-21 में था, अब 16% है। और MSME में पहले 12% था, अब 7.5% है। रूरल फाइनेंस में किसान क्रेडिट कार्ड का ये डेटा है। करीब 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है 2024-25 में। नाबार्ड के द्वारा इतना रिलीफ दिया गया है। 2 नए डेवलपमेंट फंड्स हैं। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है। यू कैन गो एंड विजिट दैट वीडियो। डेमोग्राफिक डायनेमिक्स समझ लीजिए क्या है भाई। बिहार का ये जो है डिकेडल ग्रोथ है और इंडिया का डिकेडल ग्रोथ 17.5% के आसपास है और बिहार का डिकेडल ग्रोथ 25.4% है। डिकेडल ग्रोथ का मतलब होता है कि पिछले एक दशक में, पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में कितनी जनसंख्या में वृद्धि दर देखी गई है, उसी को डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर का है और पटना का हमारे यहाँ 1823 होता है, वो शिवहर के बाद आता है। अब डेंसिटी प्रेशर में देख लीजिए, अभी 2011 में तो 1106 है। अभी जनगणना शुरू हो रहा है हमारे यहाँ। हर डिस्ट्रिक्ट में जनगणना का कार्य 1 मई से लेके आई थिंक 29 या 30 मई तक उसको समाप्त करना है। तो आप लोग प्लीज़ इसमें जागरूक रहिएगा। जो भी विद्यार्थी है, जो भी अपने सराउंडिंग्स में हमेशा देख लेना है कि प्रॉपरली जनगणना हो जाए। मकान पहले उसमें हाउस मार्किंग होता है, उसके बाद मतलब ईच एंड एवरी थिंग गोज स्टेज वाइज, फिर पॉपुलेशन का मार्किंग होता है, तो उसको अवेयरनेस के साथ करवा लेना है। 2016 में 1213 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 1578। मतलब 2036 तक हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का, वो ग्रो होकर 1578 हो जाएगा। दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैमूर का है। स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा जंगल वाला इलाका है, थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ, तो इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है बिहार में। हेल्थ इंडिकेटर देख लीजिए। बिहार का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 27 है और इंडिया का 28 है। सो यहाँ पे बिहार जो है इवन इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल 69.3% है, जिसमें मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.9 ईयर्स है और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर्स है। तो यहाँ पे फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज टच हायर देन मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर मटर्नल हेल्थ में भी हम लोग का ग्रोथ हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में लगभग 76%। पहले 2005-06 में मात्र 22% था, 2020 में आके ये 76% हो गया है। तो ये बहुत बढ़िया वृद्धि दर है। इसको आप लोग प्लीज़ मेंस में कोट कीजिएगा इसी तरीके से ग्राफ के साथ। फिर एजुकेशनल लैंडस्केप में देखिए 20% का जेंडर गैप है मेल और फीमेल में।
लिटरेसी रेट, मेल का लिटरेसी रेट है 71.2%, फीमेल लिटरेसी रेट इज 51.5%। तो यहाँ पे काफ़ी गैप है। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखिए 17.1% है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने जो प्राइमरी एनरोलमेंट है उस पर तो बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारी ऐसे संस्थान और एनजीओज़ के, प्रथम एनजीओ के बारे में आपने सुना होगा, वैसे एनजीओज़ की मदद से नीति आयोग ने भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। और इस तरीके से हमने प्राइमरी एनरोलमेंट बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, बोथ जेंडर पैरिटी के साथ। बच्चे मतलब लड़के और लड़कियां दोनों का एनरोलमेंट में इक्वल पैरिटी है 50-50% का। लेकिन अभी भी हायर एजुकेशन में हम लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके का एक समर्थ पोर्टल आया है जो हायर एजुकेशन के सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा, आवेदन से लेकर रिजल्ट तक। इवन जो विश्वविद्यालयों को जो भी फंड जाता है, वो बजट है जो उनका, वो भी उस पोर्टल पे उपलब्ध होगा। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बना दी गई है। टेक्निकल एजुकेशन में देखिए समर्थ पोर्टल, इसी की बात मैं कर रहा था, इसमें सब कुछ है। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी में दीवार टूटा हुआ है, जोल लगा हुआ है, दरवाज़ा सड़ रहा है, पूछा जाता था वहाँ के प्रशासन से तो क्या दिक्कत है भाई, तो पैसा ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। अब विद्यार्थी परीक्षा दे के आ गया, रिजल्ट चेक करने कर गया है तो पोर्टल हैंग है, रिजल्ट ही नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ये पोर्टल लेके आई है, समर्थ पोर्टल। इसमें सारा विश्वविद्यालय का बजट, विश्वविद्यालय की पूर्णतः फंक्शनिंग आप कह सकते हैं, आपको इस पोर्टल पे मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी, उनके गार्जियंस के लिए भी ये पोर्टल हर तरीके से हर लोगों के लिए उपयोगी है। अब देखिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी आई थी 2024 में। अगर ये सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ में देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बिहार के पर्सपेक्टिव में। इसमें क्या था कि 50% आपका जो सब्सिडी होगा वो रीजनल सिनेमा के लिए, भोजपुरी, मैथिली, वो सिनेमा के लिए 50% का सब्सिडी दिया जाएगा, और हिंदी अंग्रेजी सिनेमा के लिए 25% का सब्सिडी दिया जाएगा जो बिहार में शूट होगा। लेकिन इसमें एक कैप है, 4 करोड़ का कैप है, 4 करोड़ तक ही। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किया गया है। एक और इसमें व्यवस्था की गई है कि बिहार के लोगों को, बिहार के लोकल कलाकारों को अगर आप लीड रोल में लीजिएगा तो उसके लिए एडिशनल 25 लाख रुपया सरकार देगी। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। बिहार में इतना टैलेंट है, रील कल्चर तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, टैलेंट तो दिख रहा है, तो टैलेंट बढ़िया से पर्दे पे आ जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो देखे, शोले देखा होगा ना, उसमें जो क्या था, वो जो 3 आदमी को सब गब्बर मार देता है, उसमें एक आदमी बिहार का ही था। तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स में देख लीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स पास कीजिएगा तो 1 लाख रुपए मिलेगा, बीपीएससी प्रीलिम्स पास कीजिएगा तो 50,000 रुपये मिलेगा। तो सब लोग बढ़िया से पढ़िए। कम्युनिटी आउटरीच हो रहा है, विकास मित्र का नेटवर्क बहुत बढ़ गया है। अब करीब 9,729 विकास मित्र महादलित टोलों में काम कर रहे हैं। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना है स्किल ट्रेनिंग के लिए, SC/ST यूथ के लिए। अब बैकवर्ड EBC क्लासेस में देख लीजिए 10% का एक्सपेंडिचर बजट बढ़ते जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। माइनॉरिटी वेलफेयर में देखिए राज्य वक्फ विकास योजना है, इतना का बजट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर डेवलपिंग वक्फ प्रॉपर्टीज़, मैरिज हॉल्स एंड मार्केट्स। फिर उसी तरीके से मदरसा स्ट्रेंथनिंग है, इसमें भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं। लाइब्रेरी बन रहा है, साइंस का लैब बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है। जैसे कहीं किसी भी फील्ड में, या आप कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर आपको लग रहा है कि रेडिकलाइजेशन एक इशू हो रहा है, बहुत सारे ऐसा क्लेम्स आते रहता है कि मदरसों में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उसका सबसे बढ़िया उपाय है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक टेम्पर को हम लोग ग्रो करेंगे, लैब्स पे सरकार फोकस कर रही है, लाइब्रेरी बना रही है, दैट विल अल्टीमेटली डिक्रीज द रेडिकलाइजेशन, और उसका जो एक्चुअल पर्पस है वो हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट करना है माइनॉरिटी यूथ का। फिर सोशल सिक्योरिटी में ये गलत डेटा है, अब 1100 रुपया हो गया है। अब ये एज वाला कैप भी खत्म हो गया है, 60 से ऊपर हर बुजुर्ग को, इसमें कोई कैप नहीं है, SC/ST जनरल ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट रिटायरीज को छोड़ के सब लोग को ये लाभ उठा सकते हैं। 1100 रुपया 60 साल से ऊपर।
अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देख लीजिए क्या है। BISPS, BISPS क्या होता है? बिहार इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार सरकार ये प्रोजेक्ट लाई है और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुनियाद केंद्र, बुनियाद सेंटर्स लगा एस्टैब्लिश किए गए हैं। टोटल 101 बुनियाद केंद्र ऑपरेशनल है। बिहार में आपको पता होगा 101 अनुमंडल भी हैं, तो अनुमंडल लेवल पे 101 बुनियाद केंद्र चल रहे हैं। संजीवनी सेवा भी है। संजीवनी सेवा क्या है कि मोबाइल वैन्स होते हैं, सरकारी अस्पताल का PHC का वैन आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, उसको संजीवनी सेवा नाम दिया गया है। मोबाइल वो घूम घूम के गांव में इलाज करेगा, जो इलाज वहां पे नहीं हो सकता है उनको लेके आएगा PHC में। PHC में इलाज नहीं होगा तो उनको रेफर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। फिर चाइल्ड डेमोग्राफी देख लीजिए। 42% टोटल जो बच्चे हैं वो 0 से 18 साल में आते हैं। हमारे यहाँ बिहार जो है 11% ऑफ टोटल इंडिया चाइल्ड पॉपुलेशन। फिर जेंडर बैलेंस देखिए, 891 था 2020 में, 2021 से 23 के बीच में ये 897 हो गया है, मतलब 6 का जंप हुआ है। सो दिस इज अ गुड साइन फॉर बिहार। बिहार का सेक्स रेशियो इंप्रूव हो रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, अभी भी बिहार का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो इंडिया से काफ़ी नीचे है। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है। सो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन दैट। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इंडिया का पहले से और कमा है, तो इंडिया के लिए भी ये वरी का बात है। अब चाइल्ड न्यूट्रिशन का एनालिसिस देख लीजिए। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है एक उम्र में एक बच्चे की इतनी हाइट, जितनी हाइट होनी चाहिए उतना हाइट अगर ना हो, उससे कम हाइट हो, उसको स्टंटिंग कहते हैं हम लोग। तो स्टंटिंग 2005-06 में ये 55% पॉपुलेशन में स्टंटिंग था। अब 2019-21 में ये 42% हो गया है, मतलब 13% की दर से ये घटा है। सो दिस इज अ गुड अचीवमेंट। फिर वेस्टिंग समझ लिए। वेस्टिंग क्या होता है कि एक हाइट पे एक वेट होना चाहिए, वो अगर वेट आपका उतने हाइट पे उससे कम वेट है तो उसको वेस्टिंग कहते हैं। वही अगर ज्यादा वेट है तो उसको ओवर वेट कहते हैं। तो यहाँ पे वेस्टिंग वेट फॉर हाइट 22.9% है, ये नेशनल एवरेज से ज्यादा है। एनीमिया देख लीजिए, करीब करीब 70%। ये एक मैप बनाया गया है, इसके मदद से आप एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल इसको कॉपी कर दीजिएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। नहीं, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैप है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए देखिए। ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट 55 से 65% वाला है, इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। ठीक, अब नीचे में देख लीजिए, नीचे में 75% वाला है, तो यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, ये 75% वाला है, और बीच वाला पीला वाला 65 से 75, ये बाकी पीला। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, ये वाला जो एरिया है ये 50 से 55 से 65% हो गया। फिर एक ब्लैंक वाला होगा वो 65 से 74 होगा, और जो डॉट होगा वो ग्रेटर देन 75%। बिल्कुल आसानी से ये मैप बनाया जा सकता है। छोटा सा आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना दीजिए, ऐसे डॉट बना दीजिए। आसानी के से इस तरीके के मैप्स एग्जामिनेशन में बनाए जा सकते हैं, और आपको बनाना ही है। किसी तरीके से इनोवेट करके डायग्राम बनाना है, पर पेज एवरेज प्रयास करना है कि हर 2 पेज पे एक बढ़िया डायग्राम जरूर हो। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में तो मैप नहीं बनाइएगा तो अपराध हो जाएगा एकदम, वो मतलब वो अक्षम्य अपराध है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस किए रहिएगा तो जरूरी नहीं है कि वही मैप वहां पे बन जाए, मगर आपके नॉलेज से और आपके एनालिटिकल स्किल्स से आप वहां पे जरूर कोई बढ़िया मैप बना दीजिएगा जो वहां पे रेलेवेंट हो उस क्वेश्चन में। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, इस तरीके के मैप्स को सिंप्लीफाई कर लेना है अपने, मतलब अपने नोट शीट में अपने से बना के, ताकि एग्जाम में आप उसको रिप्लिकेट कर पाए। इसको देख के जाइएगा तो एग्जाम में रिप्लिकेट नहीं होगा, मगर इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप रिप्लिकेट जरूर कर पाइएगा। फ्लैगशिप स्कीम्स देख लीजिए, एक तरीके का ये ऑर्डर दिखाता है, कितना सुंदर ऑर्डर है ये। सबसे पहले पोशाक योजना है। पोशाक योजना में क्या है कि इनिशियल एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए सरकार पोशाक पे फ्री में देती है बच्चों को, ताकि एनरोलमेंट, प्राइमरी एनरोलमेंट बढ़ सके। फिर साइकिल योजना है, एक सेकेंडरी एनरोलमेंट एक तरीके से बढ़ाने के लिए हो गया कि लड़कियों को
सरकार साइकिल प्रदान करती है ताकि उनके स्कूल आने में कोई भी बाधा ना हो। फिर किशोरी मंच है कि एडोलसेंट के अवेयरनेस के लिए ये 1300 स्कूलों में चलाया जाता है। फिर बाल संसद, दिस इज चाइल्ड कैबिनेट लीडरशिप स्कीम, उनमें लीडरशिप उनका इवॉल्व करने के लिए ये परियोजना है बाल संसद की। तो एक देख सकते हैं किस तरीके से सरकार एक ऑर्डर में, एक हायरार्की में काम करती है। ये कोई मतलब साइलोज में काम नहीं चलता है। आपको देखने में लगता होगा ये स्कीम आई है, ये स्कीम आई है, मगर ये सारे स्कीम्स एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। साइलोज में अगर देखिएगा उतने इफेक्टिव ये नहीं है, मगर कोहेरेंस में देखिएगा तो इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बिहार में जो विकास हो रहा है, जो पिछले कुछ सालों में इतनी अच्छी प्रगति हम लोग देखते हैं, वो इन्हीं स्कीम्स का नतीजा है। अगला इन्वायरमेंट से संबंधित चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हमारा। ये कुछ डेटा है, आप याद रखिए। लगभग 992.4 मिलीमीटर की एवरेज वर्षा हुई है पिछले 15 वर्षों में। फिर मानसून डिपेंडेंस देख लीजिए, हम लोग 83% जो है वो साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट है। साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून आपको पता होना चाहिए। ये मान लो अगर सपोज ये मैप है इंडिया का, ठीक है, तो यहां से जो बारिश होती है ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया, और अक्टूबर में जो यहां से हवाएं आती है ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। खैर वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, या आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सब जो कुछ टेक्निकल टॉपिक्स है, अल नीनो हो गया, फिर आपका ये जो पूरा मानसून का साइकिल है वो एक्सप्लेन कर दे, ताकि एग्जाम्पल में आप बढ़िया से उसको लिख भी सकते हैं। और क्वेश्चन भी आजकल आ जाता है, रेनफॉल का पैटर्न बताने के लिए क्वेश्चन आ जा रहा है मेंस में, तो सब आपको पता रहना चाहिए। मानसून का टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है कि कैसे मानसून का पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि मानसून का पूरा फिनोमेना किस तरीके से होता है, तो उसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है। पीक 2021 में था, 2013 में इतना था। टेम्परेचर का रेंज तो बिहार का आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए ग्रोथ रेट, फॉरेस्ट्री में ग्रीन इकोनॉमी में 10.6% के दर से ग्रोथ हुआ है। टोटल फॉरेस्ट कवर में देखिए 10.5% ऑफ जोग्राफिकल एरिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है। नेट गेन 700 स्क्वायर किलोमीटर का नेट गेन हुआ है। इसको रट लीजिए, लिखना है, आएगा तो। फॉरेस्ट देख लीजिए, इंडिया का 21.1% है, बिहार का 7.3% है। हम लोग बिहार में अभी भी नेशनल दर से काफ़ी नीचे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। फॉरेस्ट का क्वालिटी देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 2011 में 231 था, 2023 में 387 है, तो ये बढ़ रहा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट बढ़ रहा है। टोटल कार्बन स्टॉक कितना है? 98,000 टन कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक क्या होता है? जो भी हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉक है पूरे अर्थ के सरफेस पे, जैसे समुद्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैद है, पेड़ क्या है? कार्बन का स्टॉक है। उसको मान लीजिए पेड़ को काटिएगा, जलाइएगा, तो क्या निकलेगा? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। फ्यूल का जो रिजर्व है, मान लीजिए कहीं पे तेल का रिजर्व है, पेट्रोल का रिजर्व है, तो पेट्रोल निकाल के जलाइएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये सब कार्बन के स्टॉक हैं। स्टॉक जैसे पैसा का स्टॉक होता है, किसी सामान का स्टॉक होता है, वैसे ये कार्बन का स्टॉक है। इसमें देखिए अबर ग्राउंड बायोमास 26% है, बिलो ग्राउंड बायोमास 9% है, और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 63% है। फिर फ्लैगशिप ग्रीन कवर इनिशिएटिव्स देख लीजिए, जल जीवन हरियाली अभियान, ये 2019 में लॉन्च किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में। इसके अंतर्गत फॉरेस्ट्री के साथ साथ ट्री कवर को बढ़ाना है, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर क्वालिटी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। बहुत सारा जो बारिश का पानी होता है वो हमारे यहाँ नालों के थ्रू बह जाता है, उसको हम लोग ठीक से इस तरीके से संचयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो पानी का क्वालिटी है और पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो समय के साथ निरंतर तरीके से गिरते जा रहा है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम लाई गई है, जल जीवन हरियाली मिशन। इसके तहत हम लोग पेड़ तो लगा ही रहे हैं। कहीं भी आप जाइएगा आप देखिएगा कि सड़क के किनारे पेड़ लगा हुआ है, उसके चारों तरफ वो बांस के बल्ली से कवर किया हुआ रहता है। वो जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत ही किया जा रहा है। साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जितने भी अब सरकारी बिल्डिंग हैं उन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें क्या है, जो बारिश का पानी छत पे आएगा उसको हम लोग को ले जाके नीचे स्टोर करना है, ताकि धीरे धीरे वो फिर ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता रहे।
ना कि उसको नाला में बहा के पूरा एरिया को फ्लडेड कर देना है। 17% ग्रीन कवर का टारगेट अचीव किया गया है। 20 करोड़ प्लस सैपलिंग्स लगाए गए हैं। एक बैम्बू मिशन भी लाई है बिहार सरकार। इसके अंतर्गत ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें बिहार सरकार का भी पैसा लगता है। 2 लाख बैम्बू का सैपलिंग बांटा गया है। 50% सब्सिडी है बैम्बू मिशन में भी। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में देख लीजिए, पॉपुलर का पौधा लगाया जाता है। फिर नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, इसमें जो रिवर साइड प्लांटेशन है बैम्बू गैबियंस का 1908 हेक्टेयर में किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर चीफ मिनिस्टर प्राइवेट नर्सरी स्कीम भी है। इसका देखिए बहुत बढ़िया डायग्राम है। ये एक सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल पे काम करता है। कैसे? गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है कि 13 से 15 रुपया एक प्लांट पे सब्सिडी मिलेगा। फार्मर जो है, ये कह लीजिए एग्रीप्रेन्योर, वो अपना खेती किया, प्लांट को प्लांट क्रॉप की तरह लगाया, फिर उसको बाईबैक का गारंटी मिल गया। तुम जो भी पौधा लगाओगे सरकार उसको खरीद लेगी। तो किसान के लिए भी बढ़िया है, या जो भी फॉर दैट मैटर वो काम कर रहे हैं नर्सरी का, उनके लिए भी अच्छा है। एक तरीके की श्योरिटी है कि वो जो उनका प्रोड्यूस होगा वो वेस्ट नहीं होगा। फिर इससे इनकम जनरेशन हुआ। इनकम जनरेशन तो हो ही रहा है, साथ साथ आखिर जो वो सैपलिंग्स आ रहे हो कहीं प्लांट ही हो रहे हैं ना, तो ग्रीन कवर भी बढ़ रहा है। तो डुअल उद्देश्य इससे पूरा हो रहा है सरकार का। इनकम जनरेशन भी हो रहा है और साथ साथ सैपलिंग्स आ रहे हैं, तो हमारा ट्री कवर भी बढ़ रहा है। वेटलैंड्स में देख लीजिए, रामसर साइट इंटीग्रेशन किया गया। हेल्थ कार्ड, बिहार एक स्पेशल प्रदेश है, इसमें हेल्थ कार्ड्स लाए गए हैं वेटलैंड्स के लिए। उसमें उनका वाटर क्वालिटी को हम लोग समय के साथ मॉनिटर करते हैं, वाटर क्वालिटी को, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को। तो वो पूरे तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड पे बिहार का फोकस है। साथ साथ वेटलैंड मित्र भी नियुक्त किए गए हैं वेटलैंड्स के लिए, ताकि वेटलैंड्स का जो भी इंक्रोचमेंट कह लीजिए, चाहे हम कैसे डेड जोन क्रिएट हो जाते हैं वेटलैंड में, ये सब प्रिवेंट किया जा सके और वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके उस वेटलैंड का। वेटलैंड एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी, क्योंकि वो वहाँ पे वो एज स्पेशीज भी पाए जाते हैं और बहुत बहुत तरीके के स्पेशीज आपको वेटलैंड के आसपास दिखेंगे। इवन जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हिंदुस्तान में, वो भी आपको वेटलैंड्स के आसपास खूब प्रचुर मात्रा में दिखेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज देख लीजिए कौन कौन सा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कैमूर में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, सबसे बड़ा वो है भीमबंध है। भीमबंध के साथ साथ गौतम बुद्धा, गया में है गौतम बुद्धा। ये मैप में आप दिखा सकते हैं उसको। देन देयर इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। एंटी पोचिंग कैंप्स लगाते हैं, ये लोग हैबिटेट में इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। फिर गैंजेटिक डॉल्फिन, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार इज प्राउड टू होस्ट सम ऑफ दीज स्पीशीज इन द होली गैंजेस। गंगा जी में आपको ये डॉल्फिन्स दिखेंगी। इसका सैंक्चुरी कहाँ पे है? विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है, 60 किलोमीटर का स्ट्रेच का, भागलपुर में। इसका रिसर्च फाउंडेशन कहाँ पे है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पटना में है, NIT पटना में है शायद ये। फिर रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं, टर्टल रिसर्च एरिया बनाया गया है अररिया में, रिहैबिलिटेशन सेंटर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। फिर कंपनसेशन कितना? 57 लाख पे किया गया है पिछले वर्ष में एज एक्स ग्राशिया ग्रांट। हाँ, अब पॉल्यूशन देखते हैं। बिहार में 35 एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए स्टेशंस लगाए गए हैं। की पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं? PM10 और PM2.5। स्टेटस पुअर से वेरी पुअर रहा है पटना और मुजफ्फरपुर में, खासकर ठंड के मौसम में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इफेक्टिव 1 जुलाई 2022 से है। ये क्या क्या बैंड है? कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, PVC बैनर्स। अब आप देखिएगा कई जगह पार्टीज में जाइएगा तो आपको कागज का ग्लास मिलेगा पानी पीने के लिए, वो प्लास्टिक वाला जो पहले मिलता था वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन माइक्रोन से नीचे का जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया। उसका रीजनिंग है, जब थिक माइक्रोन्स की जो मिनिमम थिकनेस है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, उसका 2-3 इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला कि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अपने आप वो डिस्करेज होंगे। दुकान में आप सामान लेने जाइएगा, दुकानदार कहेगा कि उसका अलग से पैसा लेंगे, नहीं तो अपना झोला लेके आइए। जब वो
थिक रहेगा तो घर पे अगर आप लेके भी आइएगा तो आप उसको रीयूज कीजिएगा। घर पे आप देखिएगा जो पहले जो पतली वाली पन्नी आती थी वो फेंका जाता था तुरंत, लेकिन जो मोटी वाली पन्नी होती है वो आदमी रखता है ठीक से, ताकि उसको बाद में कुछ न कुछ सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए काम आता है। तो ये सब बहुत मतलब छोटी छोटी बातें हैं, मगर सरकार इस पे फोकस करती है, इसलिए माइक्रोन्स की संख्या समय के साथ बढ़ते जाती है कि इतना माइक्रोन से नीचे का पन्नी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज में देखिए पीएचईडी विभाग के अंतर्गत ये होता है। आर्सेनिक में 4700 वार्ड अफेक्टेड हैं आर्सेनिक से। फ्लोराइड के लिए लगभग 3700 वार्ड अफेक्टेड हैं। आयरन में 21,000 वार्ड अफेक्टेड हैं। और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जो है पीएचईडी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। पीएचईडी का ये जिम्मेवारी होता है कि हर महीने महीने या जहाँ से भी कोई कंप्लेन आए तो वो जाके वहाँ से सैंपल लेके आती है, उसको लैब में टेस्ट करती है और फिर लैब के रिपोर्ट को पूरे प्रोटोकॉल के साथ अलग अलग स्तर पे रखा जाता है। और समय के पीएचईडी का ये जिम्मेवारी ही है कि समय के साथ वाटर क्वालिटी को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। वो ग्राउंड वाटर टेबल को भी हम लोगों को मॉनिटर करना है और साथ साथ जो अवेलेबल ग्राउंड वाटर है उसके क्वालिटी को भी। ये 968 कैनाल है, 15,000 ट्यूबवेल है, 650 ट्रेडिशनल टैंक्स हैं। अब मेजर वाटर स्कीम्स देख लीजिए क्या क्या है। सरप्लस पानी उठा के एक जगह से हम लोग दूसरे जगह में डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मानसून में गंगा में बहुत पानी हो जाता है। एक स्कीम है गंगा जल आपूर्ति योजना, ये माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही एस्पिरेशनल स्कीम है। ये मराची से पानी उठाती है, ये डायग्राम पे बस फोकस कीजिए। मराची से पानी उठाती है, मधुबन रिजर्वायर का इतना कैपेसिटी है, उससे होते हुए राजगीर, गया और नवादा तक ये जो गंगा का पानी है उसको डिलीवर करने का काम करती है। सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर, रिड्यूस ग्राउंड वाटर स्ट्रेस। ऑब्वियसली जब पानी आएगा तो वहां पे ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रेस है वो ठीक होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। फिर इरिगेशन में देख लीजिए बहुत सारी ज्वाइंट टेक्निकल टीम्स बनाई गई हैं ब्लॉक लेवल पे। फिर रिवर इंटरलिंकिंग किया जा रही है। जमनिया ककरायत स्कीम है, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये गंगा में बेसिकली गंगा का प्रोजेक्ट है, ये कैमूर जिले में पड़ता है। फिर सोन को हीरा लिंक है, ये भी इरिगेशन कैमूर भभुआ में ही पड़ता है। रिजर्वायर में देख लीजिए बड़ुआ और खड़गपुर रिजर्वायर है, ये सरप्लस गंगा के पानी को रिसीव करते हैं। फिर बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है फोकस में है इस पर्टिकुलर स्कीम में। फिर डिजास्टर प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं। ये कितना सुंदर मैप बना हुआ है, आपको फ्लड प्रोन बिहार का खूब मिलेगा, लेकिन इतना बढ़िया मैप आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा कि एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन कौन कौन सा है और फ्लड प्रोन कौन सा है। इसमें भी वैसा ही मैप बनाना है, आपको सिंपल सा मैप बना लेना है, ये मैप को बना देना है और इसको प्रैक्टिस करना है ताकि हम लोग जल्दी देखें। देखिए यहाँ से ये एरिया जो है, यहाँ से पूरा उठा के और छोटा सा ये एरिया, ये जो है ये पूरा एक्सट्रीमली फ्लडेड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां तक का जो एरिया है गंगा वाला क्षेत्र, ये जो है पार्शियली फ्लडेड हो गया। तो इस तरीके से एकदम सिंपल डायग्राम एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में आपको आपका कला नहीं चेक किया जा रहा है, आपके स्किल को देखा जा रहा है, कितने अच्छे से आप उसी नॉलेज को कितने अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैप को सिंप्लीफाई कर लेना है। फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स का ये मैप है। अब यहाँ देख लीजिए 27 डिस्ट्रिक्ट जो हैं फ्लड से इम्पैक्टेड हैं। लगभग 56 लाख पॉपुलेशन बिहार की फ्लड से इम्पैक्ट होता है। अब ज्योग्राफी नॉर्थ बिहार का तो जान ही रहे हम लोग, सॉसर शेप है, नेपाल का रन ऑफ भी आ जाता है। अब लाइटनिंग में वज्रपात का रिस्क है, 305 मृत्यु हुई थी लाइटनिंग से 2023-24 में। दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डिजास्टर रिलेटेड डेथ्स इन बिहार। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लीजिए, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इसका बटालियन आपको बेहटा में मिलेगा, बेहटा में इसकी बटालियन है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी पे अभी काम चल रहा है 2015-2030। बजट देख लीजिए कितना जबरदस्त ग्रोथ है, ग्रीन बजट में एकदम ऐसे है, इसको जरूर याद रखना है। इस तरीके ये इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में आप फॉर्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम्युनिटी रेजिलियंस, बेसिकली जीविका मॉडल को इसमें भी अपनाया जा रहा है। 41 लाख प्लस
जीविका दीदीज को डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार ट्रेन की है। कहीं पे भी कुछ होता है, कुछ ऐसी आपदा आ जाती है, सबसे पहला रिस्पांस कौन दे सकती है वहां के? क्योंकि बिहार में जीविका दीदी का नेटवर्क बहुत सुदृढ़ है, तो सबसे पहला जो रिलीफ होगा वो जीविका दीदी से आ सकता है, ताकि जब तक बाहर से टीमें आएंगी, एसडीआरएफ की टीमें आएंगी, लोकल लेवल पे ये जीविका दीदी जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अब ट्रेन की गई हैं, ताकि वो दे कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको लिखना है कि बिहार में, अब बिहार में एक अफसर भी आ गए हैं, क्या उसको कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, एडिशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अफसर, एडीएमओ, बीपीएससी से भर्ती होता है ये। देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट मूविंग फ्रॉम रिलीफ सेंट्रिक टू मिटिगेशन एंड रेजिलियंस सेंट्रिक। पहले हम लोग का क्या था, एक सोच थी सरकार की कि जब आपदा आया उसके बाद हम लोग उसमें रिलीफ में ज्यादा फोकस करते थे, उसमें ज्यादा मेहनत करते थे। अब क्या है कि जब आपदा का समय नहीं है, जब बाढ़ का समय नहीं है, उस समय सरकार ट्रेन करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है लोगों की, लोगों को ट्रेन करती है, लोगों को ड्रिल करवाती है कि जब एक्चुअल में आपदा आए तो उस केस में लोग का एक बढ़िया रिस्पॉन्स हो, जिससे कि जानो माल की क्षति भी कम हो और सरकार का जो अल्टीमेट एम है ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन आसान हो सके, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना आए। इसके लिए हम लोग पहले रिलीफ सेंट्रिक मेजर्स अपनाते थे, अब हम लोग मिटिगेशन और रेजिलियंस सेंट्रिक मेजर्स अपना रहे हैं, ताकि जो आपदा आनी है वो तो आएगी, उसके हम लोग इम्पैक्ट को कम कर सके और जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनके रेजिलियंस को समय के साथ बढ़ा सके, उनकी जो क्या उसको कहेंगे, जो भी आपदा से लड़ने की क्षमता है उसको हम लोग बढ़ा सकें। सो दिस इज द मेन थीम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी के साथ हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे का सीरीज है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग प्लीज काइंडली गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस। डॉक्यूमेंट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है और मैंने प्रयास किया है कि सिर्फ एग्जाम रिलेटेड कंटेंट इसमें रहे, कोई भी ज़्यादा मतलब कचरा उठा के नहीं डाला गया है, एकदम फॉर्डर करके, छान के जिसको कहते हैं, वैसे इसमें डॉक्यूमेंट कंटेंट डाला गया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको याद करिए, इसको आंसर्स में रेप्लिकेट करिए एंड आई होप कि आप इसको बेसिकली 2-3 बार देख लीजिए और जो उसका डेटा है उसको शॉर्ट नोट्स की तरह कहीं पे साइड में लिख लीजिए, मैप्स वगैरह को बना लीजिए ताकि इसको आप एग्जाम में एज इट इज़ उतार सके। और दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड इकोनॉमिक सर्वे के लिए। कुछ और अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, मगर हम लोग और भी बहुत सारे प्लान्स हमारे ये भी चल रही हैं, सो विल कम अप विथ व्हाट आवर स्टूडेंट्स विल डिमांड। सो थैंक यू।